हेलो राष्ट्र के भावी कर्णधारों, नमस्कार। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी के बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 में 8 वर्ष के अपने गार्डन में पी प्लांट में रिसर्च करने के बाद एक लेख पब्लिश किया। पी प्लांट हरी मटर के 34 प्रकार के बीज उस समय बाजार में उपलब्ध थे। उसमें से उन्होंने 14 के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। 8 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। वैसे तो मटर का पौधा ऐसा है कि उसके फूल में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वयं परागण होता है, लेकिन उसके पेटल्स की बनावट ऐसी होती है कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी किया जा सकता है कि शुरू में ही एक फ्लावर के पॉलन को हटा दिया जाए और दूसरे फ्लावर के पॉलन को वहाँ पे ब्रश से स्प्रे करके फिर से कवर कर दिया जाए। तो इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता है। उन्होंने देखा कि जो 7 जोड़ी कैरेक्टर थे, 7 जोड़ी कैरेक्टर मतलब हर कैरेक्टर के 2 वेरिएबल्स थे जिनको ट्रेट्स कहते हैं। तो 14 ट्रेट्स, जैसे लेंथ ऑफ पी प्लांट, ये एक कैरेक्टर है। इसके 2 वेरिएबल्स हैं जिन्हें ट्रेट कहते हैं। कुछ पौधे 1 फीट लंबे होते हैं जिन्हें ड्वार्फ कहते हैं। कुछ जो है 1 मीटर लंबे होते हैं जिन्हें टाल कहते हैं। अब आइए देखें कैसी शुरुआत हुई प्रयोग की। उन्होंने देखा कि कई बार जैसे ड्वार्फ प्लांट था उसमें सेल्फ पॉलिनेशन किया तो उनके बच्चों में भी जो है सारे ड्वार्फ मिले। उसके बाद फिर सेल्फ पॉलिनेशन किया, फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी सारे ड्वार्फ मिले। इस तरीके से 3-4 जनरेशन तक सब ड्वार्फ मिले। यहाँ तक तो कहानी सिंपल थी। इसी प्रकार से जब टाल वाले लिए और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो उनके बच्चे सारे टाल वाले मिले। उनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो सारे बच्चे टाल वाले मिले। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि टाल प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो उसमें कुछ टाल प्लांट मिले, कुछ ड्वार्फ प्लांट मिले। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस टाल प्लांट में कहीं ना कहीं किसी रूप में टालनेस और ड्वार्फनेस दोनों को डिसाइड करने वाले कुछ होता है, कुछ है। क्या है ये नहीं मालूम, बस उन्होंने कहा कि कुछ होता है और उस कुछ होता है को उन्होंने, और तो कुछ उन्हें डिटेल नहीं मालूम था। लेकिन आप ये देखिए कि उस बिहेवियर के बेसिस पे उनका कंक्लूजन रिजल्ट बिल्कुल सटीक था। तो उन्होंने ये कहा कि ये कुछ होता है, उसको उन्होंने फैक्टर का नाम दिया। और इससे उन्होंने एक बात निकाली कि इसमें चूंकि टालनेस के लिए भी फैक्टर मौजूद है, ड्वार्फनेस वाला भी फैक्टर मौजूद है किसी तरह से, इसीलिए तो कुछ बच्चों में टालनेस भी आ रहा है, कुछ में ड्वार्फनेस आ रहा है। तो इससे उन्होंने ये कहा कि हर ऑर्गेनिज्म में, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, हर कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए एक पेयर फैक्टर होते हैं। बाद में पता चला कि यही फैक्टर जीन्स होते हैं जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। अब इन्होंने एक और शब्द इस्तेमाल किया कि जो एक विरोधी लक्षणों का जोड़ा था, कि जैसे लंबा और बौना, ये दोनों एक दूसरे के साथ एलील्स का जोड़ा बनाते थे। या एलील का मतलब क्या हुआ? वहां तो ये था कि जो विरोधी लक्षण हैं उनको एक दूसरे का एलील कहते हैं। लेकिन अब आधुनिक परिभाषा ये है कि एलील्स वे जीन्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम में एक ही पॉइंट पर पाए जाते हैं, एक ही लोकस पे पाए जाते हैं। जैसे इसे आप यूँ समझिए कि मान लीजिए आप पिक्चर हॉल में 6 से 9 में पिक्चर देखने गए और आपको 27 नंबर वाली सीट मिली बालकनी की। उसी पिक्चर हॉल में 9 से 12 में हम गए बालकनी में, हमें भी वही 27 नंबर वाली सीट मिली। तो हम दोनों एक दूसरे के एलील हुए। एलील होने का मतलब ही यह है कि हम दोनों एक साथ उस सीट पे नहीं बैठेंगे, दोनों में से कोई एक ही बैठेगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि ये एक टाल पी प्लांट है, तो टाल पी प्लांट में टालनेस के लिए जो जीन है इस क्रोमोसोम में इस पॉइंट पर है, और जो ड्वार्फ प्लांट है तो ड्वार्फ पी प्लांट में भी जो ड्वार्फनेस के लिए जीन है वो इसी पॉइंट पर है बिल्कुल। तो ये दोनों एक दूसरे के एलील्स कहलाएंगे। अब आइए प्रयोग क्या किया मेंडल ने, उसका रिजल्ट क्या निकला। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए,
एक किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स बाय सीनेट डन डॉबझांस्की, और ये इस किताब में लास्ट में मेंडल का जो ओरिजिनल लेख है वो दिया हुआ है। मेंडल ने कोई नियम नहीं दिया था, मेंडल ने सिर्फ लेख लिखा था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और वो सारे उनके एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही थे, लेख लिखा था बहुत अच्छा था उन्होंने, जो प्रोसीडिंग्स ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में पब्लिश हुआ था 1866 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय सारी दुनिया में चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किताब की इतनी धूम मची हुई थी कि किसी ने ग्रेगर जॉन मेंडल के लेख पर ध्यान ही नहीं दिया, और 1888 में वो एक्सपायर भी हो गए। लेकिन उनके वर्क के 32 साल के बाद 1902 में दुनिया के 3 देशों के 3 वैज्ञानिक डी वेरीज, कॉरेंस और शेरमार्क ने भी कुछ उसी तरीके के प्रयोग किए और उन्हें भी वैसे ही रिजल्ट मिले। तब बाय द वे लाइब्रेरी में उन्हें मेंडल वाला लेख पढ़ने को मिला, तब लोगों ने देखा कि उन्होंने तो 36 साल पहले ये बात कह रखी थी, लिख रखी थी। तो सारी दुनिया को मेंडल के काम के महत्व का पता चला। तो जरा इस बात को आप समझिए, मेंडल के कोई टीचर नहीं थे, किसी टीचर ने लिखाया नहीं कि हाँ बेटा लिखो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेंडलिज्म को तभी अप्रिशिएट कर सकते हैं जब आप अपने को उस पोजीशन में ले जाएं कि आपको कुछ नहीं मालूम है और आपने कुछ प्रयोग किए, अब उस प्रयोग से क्या मतलब निकलता है उस सिचुएशन में आप अपने को ले जाएंगे, तभी आप मेंडलिज्म को इंजॉय कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसे सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर टाल और ड्वार्फ पेरेंट्स में उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो F1 पहली पीढ़ी में सारे के सारे टाल मिले, लेकिन इसमें जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो 787 तो टाल और 277 ड्वार्फ मिले, यानी कि टाल और ड्वार्फ के बीच में 3:1 का रेशियो था। इसे फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। प्लांट या एनिमल का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, कलर, शेप, लेंथ, ये सब इसको फिनोटाइप कहते हैं, और दो ऑर्गेनिज्म के बीच में फिनोटाइप का जो रेशियो है उसको फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो 3 टाल और 1 ड्वार्फ मिला। लेकिन अब सवाल उठा कि जब इस F1 जनरेशन के जो टाल इंडिविजुअल, तो सारे के सारे इनमें टालनेस है, F2 में कहाँ से ये ड्वार्फ इंडिविजुअल आ गया, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ये एक पजल था। और मेंडल ने देखिए इस पजल को कैसे एक्सप्लेन किया। इतनी बात तो समझ में आ गई थी कि हर ऑर्गेनिज्म में हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक पेयर फैक्टर होते हैं, यानी कि टाल पी प्लांट में 2 फैक्टर टालनेस के लिए थे, ड्वार्फ पी प्लांट में 2 फैक्टर ड्वार्फनेस के थे, यानी कि F1 जनरेशन में जो टाल इंडिविजुअल हैं इनमें टालनेस और ड्वार्फनेस दोनों के फैक्टर मौजूद थे। अब सवाल है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो है 25% इंडिविजुअल में ड्वार्फ कैरेक्टर कैसे आया, 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो कैसे मिला। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे 2 पड़ोसी हैं, एक तो शर्मा जी मिसेस शर्मा, एक वर्मा जी मिसेस वर्मा। तो ये शर्मा जी हैं, ये मिसेस शर्मा हैं, ये वर्मा जी हैं, ये मिसेस वर्मा हैं, 2 पड़ोसी हैं। तो मिसेस शर्मा और मिसेस वर्मा दोनों जो महिलाएं एक साथ बैठेंगी, कब बैठेंगी? अरे तभी बैठेंगी जब दोनों के मियाँ जब उनको छोड़ करके ऑफिस जाएंगे। सिंपल सी लॉजिक की बात है। और मेंडल ने यही कहा कि ये जो 25% इंडिविजुअल में रिसेसिव कैरेक्टर का आना है, इसको हम और किसी तरह से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं। इसको हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं यदि हम ये मान लें कि गैमीट फॉर्मेशन के समय दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए ये रेशियो मिलता है। अब एक बात ये, कुछ साइंटिस्ट तो किताबों में जो है 2 थ्योरी बताते हैं, पहला वाला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट शॉर्ट में। वो ये मानते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो पहला वाले नियम है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ही इंक्लूडेड है, और कुछ ये कि उसको अलग अलग 3 नियम बताते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि जब दोनों विरोधी लक्षणों के फैक्टर एक साथ मौजूद रहते हैं, जैसे यहाँ पे है, तो उसमें से एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, उसे डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और दूसरा जो नहीं एक्सप्रेस हो पाता उसे रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, रिसेसिव को स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। तो अब ये जो दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो
मिस्टर शर्मा और मिस्टर वर्मा दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो तो ये लंच के समय एक ही साथ बैठ करके चाय पी सकते हैं। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि मिस्टर शर्मा और मिसेस वर्मा ये एक ही ऑफिस में काम करते हो तो लंच भी एक साथ बैठ करके चाय पी सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि मिस्टर वर्मा और मिसेस शर्मा एक ही ऑफिस में काम करते हो तो एक साथ बैठ के, तो ये जो 3:1 का रेशियो है और इसमें जो जीन्स का भी अरेंजमेंट है वो उसे कहते हैं जीनोटिपिक रेशियो, जिसमें 1 कैपिटल T, 2 कैपिटल T स्मॉल t और 1 स्मॉल t। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकला? मेंडल ने ये कहा कि ये दोनों 25% इंडिविजुअल रेसेसिव फैक्टर वाले का आना हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं यदि हम ये मान लें कि गैमीट फॉर्मेशन के समय दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, that during gamete formation the two factors separate from each other, and that is why in F2 generation a 3:1 phenotypic ratio is obtained. Mind it, some of books describe it and some of the teachers also describe it like this, that when a self cross is made between individuals of F1 generation, then in F2 generation 3:1 ratio is obtained. It is called law of segregation. No, it is not law of segregation. Law of segregation is that during gamete formation the factors separate from each other, and that due to this segregation in F2 generation a phenotypic ratio of 3:1 and a genotypic ratio of 1:1 is obtained. So if we, जब हम एक जोड़ी कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और जब हम दो जोड़ी कैरेक्टर्स पे एक साथ चर्चा करते हैं तो उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इसके बाद मेंडल ने जब एक जोड़ी कैरेक्टर का बिहेवियर देख लिया तब उसके डाईहाइब्रिड क्रॉस किया। आइए अब डाईहाइब्रिड क्रॉस का एक एग्जांपल देखें। जैसे मटर के पौधे में येलो कॉटिलीडन इज डोमिनेंट ऑन ग्रीन कॉटिलीडन, टालनेस इज डोमिनेंट ऑन ड्वार्फनेस। यदि एक पेरेंट टाल एंड ग्रीन वाला है और दूसरा ड्वार्फ एंड येलो वाला है, जब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन किया गया तो F1 में सारे मटर के पौधे टाल और येलो कॉटिलीडन वाले मिले। जरा यहाँ पे ध्यान दें, एक कैरेक्टर मम्मी से मिल रहा है, एक पापा से मिल रहा है। जब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन किया गया तो 4 तरीके के फिनोटाइप्स मिले, टाल येलो 9, टाल ग्रीन 3, ड्वार्फ येलो 3 और ड्वार्फ ग्रीन 1। मेंडल ने तो इसे ब्रांचिंग मेथड से एक्सप्लेन किया था, लेकिन इसे उस एक और आसान तरीका था पनेट ने फिर चेकर बोर्ड मेथड से एक्सप्लेन किया। तो अब उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया आइए देखते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये जो टाल एंड ग्रीन है उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल T स्मॉल y। ड्वार्फ एंड येलो क्या है, स्मॉल t कैपिटल Y। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन के समय दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ गैमीट में क्या होगा, 2 कैपिटल T में से एक कैपिटल T आ गया, 2 स्मॉल y से एक स्मॉल y आ गया। यहाँ पर भी 2 स्मॉल t में से एक स्मॉल t आ गया, 2 कैपिटल Y से एक कैपिटल Y आ गया। अब F1 जनरेशन में एक कैपिटल T स्मॉल t, एक कैपिटल Y स्मॉल y। तो अब इसमें F1 में जब सेल्फ क्रॉस करते हैं तो इसमें ये 4 प्रकार के गैमीट बनाएंगे। कैपिटल T के साथ कैपिटल Y भी जा सकता है, कैपिटल T के साथ स्मॉल y भी जा सकता है, स्मॉल t के साथ कैपिटल Y भी जा सकता है, स्मॉल t के साथ स्मॉल y भी जा सकता है। तो ये वाला भी जो है पेरेंट 4 प्रकार के बनाया और दूसरा वाला पेरेंट भी 4 तरीके के गैमीट बनाया, तो कुल कॉम्बिनेशन कितने हुए, 4 × 4 = 16। अब इसमें पनेट ने जो चेकरबोर्ड सिस्टम बनाया वो इस तरीके से है। तो अब यहाँ F1 वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उस पे 4 प्रकार के गैमीट इन्होंने बनाया, 4 प्रकार के गैमीट इन्होंने बनाया। यहाँ पे चेकरबोर्ड बनाने में एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे ये कैपिटल T कैपिटल Y है तो ये इन चारों में लिखते चले जाना है, राइट। जैसे ये है कैपिटल T स्मॉल y तो ये इन चारों में लिखते जाना है। स्मॉल t कैपिटल Y ये इन चारों में लिखते जाना है, और फिर स्मॉल t स्मॉल y इन चारों में लिखते जाना है। इसी तरह से ये वाला कैपिटल T कैपिटल Y इन चारों में लिखते चले जाएंगे।
ये कैपिटल टी स्मॉल वाई, इसमें चारों में लिखे हैं, स्मॉल टी कैपिटल वाई, इन चारों में ये स्मॉल। इसको याद नहीं करना, ध्यान रखिए, याद रखने में तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। बिल्कुल जिस तरीके से मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन उस तरीके से आपको करना है। तो अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे एनसीसी में होता है ना, 1 2 1 1 2 1, और लड़कियों का, छोटी लड़कियों का एक खेल होता है कि छोटे से पत्थर के टुकड़े से जो है फर्श पे निशान बना करके और पैर से उसे खिसका करके खेलती हैं, इक्कट दुक्कट। उसमें भी बिल्कुल यही पैटर्न होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की तरह से। वही सिस्टम यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, हम जानबूझ करके पहले जीनोटाइपिक रेशियो बनाएंगे, उससे फिनोटाइपिक रेशियो बनाना है आपको। और जीनोटाइपिक रेशियो बनाने में देखिए, कैपिटल टी कैपिटल वाई, ये कितने हैं? 1 है। फिर इसके बाद ये कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने हैं? ये 2 है। फिर इसके बाद ये कैपिटल टी स्मॉल वाई, ये कितने हैं? 1 है। 1 2 1, और फिर ये 2 कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई, तो ये 2 हो गए। अब यहाँ पे ये 4 जो हैं, 1 2 3 4, कैपिटल टी कैपिटल वाई, ये 4 हैं, राइट। फिर इसके बाद ये 2 कैपिटल टी स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल वाई, ये 2 हो गए। और उसके बाद ये वाला स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 1 हो गया। ये स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 2 हो गए। और फिर ये स्मॉल टी स्मॉल वाई, ये 1 हो गया। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? 1 to 1 2 4 2 1 to 1, राइट। अब इसी से फिनोटाइपिक रेशियो निकालिए कि इनका फिनोटाइप क्या होगा। तो सीधी सी बात यह है कि चाहे 1 कैपिटल टी हो या 2 कैपिटल टी हो, वो टाल होगा। चाहे 1 कैपिटल वाई हो या दोनों कैपिटल वाई हो, वो येलो होगा। तो यहाँ पे ये 1, फिर ये 2, फिर ये 2, और फिर ये 4, तो 4 2 6 2 8 और 1 9, ये 9 जो है ये तो टाल येलो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है टाल येलो होंगे। इसके बाद ये वाला जो है 1, ये टाल और येलो होगा। और एक ये भी टाल येलो होगा, एक ये भी टाल येलो। तो 1 2 3, ये 3 तो टाल ग्रीन हो गया, राइट। और फिर ये एक ड्वार्फ येलो, 1, और फिर ये 1 2 3, ये 3 ड्वार्फ येलो हो गए। और ये एक जो है ड्वार्फ ग्रीन हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, टाल और ड्वार्फ में टाल कितने हैं? 9 और 3 12। ड्वार्फ कितने हैं? 3 और 1 4। तो 12 और 4 में वही रेशियो आ गया 3 और 1 का। ऐसे ही येलो कितने हैं? 9 और 3 12। ग्रीन कितने हैं? 3 और 1 4। तो येलो और ग्रीन में भी वही रेशियो आ गया 12 और 4 का, यानी 3 और 1 का। इसका मतलब क्या है कि हम 2 जोड़ी कैरेक्टर जब कंसीडर कर रहे हैं तो भी जो अलग अलग एक जोड़ी कैरेक्टर का जो बिहेवियर होता है वही शो होता है, एक दूसरे की उपस्थिति से वो प्रभावित नहीं होते हैं। और इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं कि व्हेन फैक्टर्स फॉर 2 or more than 2 set of characters are considered together, they are not influenced by the presence of each other, they show their own behavior. This is called law of independent assortment. Thank you very much.